Welcome to another episode of the brand called You, a video and podcast show that brings you leadership lessons, knowledge, and experience from hundreds of successful individuals from around the world. आज मेरे साथ हैं एक बहुत अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल जिन्होंने एनजीओ स्पेस में बहुत काम किया है, मिस्टर प्रदीप पुंधीर. प्रदीप जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू सर. सेम टू यू. वेलकम टू. मिस्टर पुंधीर स्पेक्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं और उनका जो मिशन है, इट इज वेरी नोबल, विच इज एम्पावर एवरी रूरल वुमन एंड एजुकेट एवरी गर्ल चाइल्ड. ये तो वो जो 4th मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था यूनाइटेड नेशंस का, वही लगता है. जी सर, बिल्कुल वही है सर. हाँ, तो जब मैंने 8 साल तक गावी के बोर्ड पर था, जो वैक्सीन का है ना यूनाइटेड नेशंस का. यस सर, यस सर. वो भी 4th मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ही लिए था. तो आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए. तो पुंधीर जी, मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसे 3 क्या पॉइंट रहे हैं जिनको आप जो आप कहेंगे कि लाइफ चेंजिंग रहे हैं? यस सर. जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉलेज और स्कूलों में, हाँ जी, तब एक स्कूल में और कॉलेज में, स्कूल में तो स्काउट गाइडिंग चलता था और कॉलेज में एनएसएस चलता था. तो हम लोग जब पढ़ते थे, जो हमारे लेक्चरर्स थे या हमारे जो सीनियर्स थे, वो जब सोशल सेवा करते थे तो हमें लगता था कि ये इतने बड़े आदमी होके आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा करते हैं. एक तो इस तरह का मतलब पहले माइंड में आया. फिर जब हम स्कूल और कॉलेज से जब थोड़े बाहर निकले तो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो लोग भी जब पानी के लिए गांव की बावड़ियां या जो कोई तालाब था उसकी सफाई करते दिखते थे, तब भी हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये आया कि ये लोग भी ऐसा क्यों करते हैं. तो इस तरह से जो पहला जो चेंज आया कि सेवा में करने की बात में, कि जब छोटा और बड़े सब लोग सेवा कर रहे हैं तो हम भी सेवा करेंगे, ये पहले बचपन से ही हमारे एक दिमाग में आया. तो ये एक जीवन में टर्निंग पॉइंट रहा. दूसरा, चूंकि मेरा पूरी फैमिली एजुकेशन बैकग्राउंड से है, तो हमें लगने लगा था हम भी पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये एक अलग से एक यूनिक तोहफा है, जो भी अगर किसी को दे दिया जाए तो वो सबसे ज्यादा होता है. लेकिन ये एक सेक्टर था कि पढ़ना पढ़ाना हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये पढ़ने पढ़ाने की भी परिभाषा, जो न्यू कमर्स थे, न्यू मॉडल्स थे, उसमें चेंज होने लगा. तो हमें लगा पढ़ने पढ़ाने के साथ हम सेवा करेंगे. तो दूसरा एक चैलेंज ये आने लगा कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में जब पढ़ने पढ़ाने की बात आने लगी थी, तो वहां के लोग कहने लगे साहब पढ़ाई भी आजकल व्यवसाय हो गया. तो हमारा दूसरा चेंज ये आया कि पढ़ाई को व्यवसायीकरण नहीं करके एक समाज सेवा के रूप में देखे जाएगा. दूसरा ये आया. तीसरा एक आया कि जब हम लोग थोड़ा सा योग और विद्या में जब जाते थे, तो वहां पर भी एक ही चीज समझ में आई कि आप जब योग करोगे तो आपको शांति मिलेगी, आप जब स्वस्थ रहोगे तो आपको सब कुछ गुण मिलेगा. तो तीसरी लाइफ का चेंज आया कि जब उस सेक्टर में भी हम गए तो हमें लगने लगा सेवा सबसे बड़ी बात थी. तो इस तरह से जो जीवन में जो 3 सेक्टर में हम गए, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात करने लगे, चाहे किसी योग और मंदिर मस्जिद में जाने लगे, तो वहां पर भी लोगों की सेवा का भाव आने लगा. बहुत अच्छा. तो इस तरह से फिर हमने ये सोचा कि जब 3 जगह हम गए, तीनों जगह सेवा होने लगी, तो हमने इस सेक्टर का फिर चयन किया. बहुत अच्छा. तो मुझे ये बताइए कि 10 साल आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया. जी सर. और फिर उसके बाद सर्विस में, सेवा में आ गए थे. जी सर. तो ये ट्रांजिशन आपने 10 साल के बाद क्यों किया? मैंने आपको बताया ना सर कि वो चीजें जो समझ के साथ साथ आने लगी, क्योंकि जब कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते थे, जब एक अलग सोच थी कि ठीक है जैसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, तो जो हमारे सीनियर्स को देखते थे, टसन था, तो उस तरह से एक आने लगा. लेकिन कॉलेज में आए तो फिर कॉलेज इलेक्शन होने लगे, फिर मतलब जो जैसे पार्टीज होती थी उनके साथ जाने लगे, तो वो रोल मॉडल बनने लगे. जैसे किसी अगर कॉलेज प्रोफेसर को हम लोग देख रहे थे तो मन में होती थी हम प्रोफेसर बने. अगर किसी नेता को देखते थे तो लगता था हम नेता बने. किसी बिजनेसमैन को देखते थे तो बिजनेसमैन बने. लेकिन इन सबका जो अल्टीमेटली द्वार था वो शांति और सेवा थी. इस कारण से काफी लंबे समय करने के बाद ये आया, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मैं भी खुद 2 साल एज ए कॉलेज लेक्चरर रहा सादुलपुर चूरू में, लेकिन वहां भी मन नहीं लगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो था कि जब ये भी पढ़ने पढ़ाने की बात थी, वहां पर जैसे बड़े बड़े जो सेठों की जो कॉलेज और वो थी, जो वहां पर धर्मशालाएं ये थी, तो एलन मित्तल साहब का जो नाम है तो उसी चूरू में थे हम सादुलपुर में, तो उनका जब देखा हमने
तो मोहता कॉलेज, मोहता धर्मशाला, मोहता रेलवे स्टेशन, तो वो लोग भी सेवा में लगे हुए थे। तो इस कारण से 10 साल के बाद में फिर हम इस सेक्टर में आए। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं, स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। जी सर, जी सर। जी, जिसके आप अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मुझे तो ये बताइए कि स्पेक्ट्रा किस तरह का काम करते हैं गांव-गांव में? जी, स्पेक्ट्रा एक्चुअल में निक नेम है। अगर इसका इलैबोरेट करेंगे तो इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर पब्लिक एजुकेशन, कल्चरल ट्रेनिंग एंड रूरल एक्शन। अरे वाह! फिर एक इसमें समझ में आई कि जब समाज की सेवा में जाना है तो क्या-क्या होना चाहिए। तो हमें लगा कि अगर इसको हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो जन शिक्षा, सांस्कृतिक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण कार्य सोसाइटी। तो लोगों को जब हम लोग शिक्षा देने की बात कर रहे थे तो हमने देखा शिक्षा दे रहे थे और समाज की सेवा कर रहे थे, लेकिन लोगों के वैल्यूज थे, जो समाज के पुराने वैल्यूज थे, वो कहीं खत्म हो रहे थे। तो इसलिए इसमें हमने सांस्कृतिक एक वर्ड जो डाला है, कल्चरल, वो इसी बात को लेके है कि हम लोग जो युवा है या जो लुप्त होती जो हमारे वैल्यूज हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से वुमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम करता है, और साथ ही साथ में जो वैल्यूज जो खत्म हो रहे हैं, जो रेस्पेक्ट जो खत्म हो रहा है या जो पुराना कल्चर जो खत्म हो रहा है, उस पे भी ये संस्था काम करती है। वेरी नाइस। तो ये जो दुनिया भर में आजकल जेंडर बैलेंस की बहुत बात हो रही है। जी सर, जी सर। कंपनीज में तो सरकार ने भी एक लॉ निकाल दिया है कि 1/3 हर कंपनी के बोर्ड में विमेन होनी चाहिए। जी सर। तो आप तो विमेन एम्पावरमेंट पर, आप रूरल विमेन एम्पावरमेंट पर ज्यादा काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से हमारी जो विमेन हैं उनको सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या हैं? अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सर, अगर इसमें 2 दशक अगर अपन पीछे जाते हैं तो उस समय एक ग्रामीण क्षेत्र की या हर घर की एक अभिलाषा होती थी कि महिला है जो घर में रहेगी और घर का काम करेगी। जी। अब वो अगर पुराने वैचारिक रूप से देखें तो पुराने लोगों की एक विचारधारा अलग थी कि वो अगर घर में रहेंगी तो घर में सैनिटेशन रहेगा, बच्चों को एक वैल्यूज मिलेंगी, घर का छोटा मोटा काम करेंगे और घर एक स्वर्ग की तरह माना जाता है। जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये युग आने लगा, आर्थिक युग और इकोनॉमिक युग आने लगा, तब लोगों को लगने लगा कि महिला भी अगर कमाएगी तो दोनों कमा के वो अपने बच्चों को ज्यादा से शिक्षित कर सकती है, घर में सारी फैसिलिटीज ले सकती हैं। तो ये एक दोनों अवधारणा चेंज हुई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने देखने को मिला, जैसे जैसे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कम होने लगी, वैसे जैसे वहां का किसान या वहां का ग्रामीण भाई को लगने लगा कि अब पैसे की आवक कम हो गई। कारण है कि अगर अलवर जिले की देखी जाए बात, पूरे राजस्थान की बात नहीं करेंगे, तो अलवर में जैसे 14 ब्लॉक्स हैं, 14 ब्लॉक्स में पूरा डार्क जोन है, पानी नहीं है। 500-500, 600 फीट किसानों ने बोरिंग कर रखी है या घरों में बोरिंग कर रखी है, लेकिन पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो ग्रामीण जो आजीविका है, जिसको कि गांव की जो आजीविका बोल सकते हैं, वो चाहे पशुपालन हो, चाहे खेती हो या अन्य व्यवसाय हो, वो सब खत्म हो गया। कारण है कि पहले हर घर में करीबन 1, 2, 4, 5 भैंस बकरियां सब होती थी जी। लेकिन पानी नहीं है तो वो भी खत्म हो गया। खेत वैसे ही कम हो रहा है क्योंकि डिवाइडेशन होता जा रहा है। अगर एक परिवार में 5 बच्चे हैं तो 5 में बट गई हैं, लेकिन उसके लिए भी पानी नहीं है। तो जब उनको लगने लगा कि अब रोजगार नहीं रहा, तब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामने एक आर्थिक संकट आने लगा, और पैसे की कमी के कारण फिर जितने भी वहां पर उनके ऊपर हरेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। उसका हस्बैंड थोड़ा सा इरिटेट करता है या बच्चे भी डिमांड करने लगते हैं, तो उनके सामने चैलेंज आने लगा रोजगार का, उनको रोजगार नहीं था। तो फिर आप जो स्पेक्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इन महिलाओं के लिए क्या क्या किया? जी सर, हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, और लगभग 500-550 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और उनका क्लस्टर और फेडरेशन बनाते हैं। इनका खुद का एक आइडेंटिटी है कि फेडरेशन बना के ये लोग अपनी सारी बात उस फेडरेशन में रखती हैं और बैंक से लोन दिलाते हैं। बैंक से जो लोन मिलता है उसमें जो कार्यकर्ता होते हैं वो उनको बताते हैं कि कैसे बिजनेस प्लान बनाया जा सकता है। तो वो छोटे छोटे रोजगार करने की बात करने लगे। अब घर में मान के चलो, अगर कोई सामान लाना है, सपोज करो खेत में बीज लाना था या मशीन का कुट्टी काटने की मशीन लानी है या आटा पीसने की मशीन लानी थी या छोटी छोटी दुकानें घर में बनानी थी, तो वो जो लोन एसएचजी से मिलता था
वो उस तरह से वो काम करने लगी जी। और एटलीस्ट कम से कम घर में बैठ के वो महीने में 4 से 5-6 हजार रुपए अपने घर में रह के कमाने लगी। जी। फिर धीरे धीरे लोन दिला के इनको डेयरी के ऊपर काम करने लगे। लेकिन डेयरी इतनी ज्यादा बेनिफिट नहीं रही क्योंकि भैंस हमेशा कॉस्टली रहती है। तो फिर गोट बेस्ड एक्टिविटीज पे इनको लगने लगा और हम लोगों ने इनको फिर बकरियां प्रोवाइड कराई। और बकरी एक्चुअल में साल में 2 बार बच्चे देती है और चूंकि ये एरिया है जो पूरा मेवात और एससी एरिया है जहां पर की बकरियां बहुत ज्यादा पाली जाती हैं और एनसीआर से लगता हुआ है, तो जो बकरे होते हैं वो सेल आउट करने लगे और फिर वो साल में लगभग 80-90 1 लाख रुपए कमाने लगे। अच्छा। केस स्टडी भी ऐसी हैं कि अगर 2 बकरियों से देखा जाए तो करीबन लाखों रुपए 10-10 12-12 लाख रुपए वो 2 बकरियों से करीबन 6-7 साल में उन्होंने कमाए भी हैं। अच्छा। क्योंकि गोट का जो व्यापार होता है वो जैसे ईद के ऊपर या लोकल मार्केट में काफी रहता है। तो जैसे मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपने कहा था कि जो सरकार की जो स्कीम्स हैं जी सर, वो ज्यादा काम नहीं कर रही हैं। आपका क्या रीजन है इस पर, मुझे कोई एग्जांपल देंगे? एक्चुअल में सर सरकार की जो योजनाएं हैं वो बनती तो बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अगर उनका वर्ड टू वर्ड अगर इम्प्लीमेंट फील्ड में हो जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा। लेकिन वही है कि कम्युनिटी लेवल तक या ग्रामीण लेवल तक उन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं होता है और वो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। और अगर पहुंच भी रही हैं तो उसमें कोई ना कोई मीडिएटर आके उनका मतलब उपयोग करते हैं। जैसे सपोज करो एक उदाहरण के लिए देखा जाए कि जो अभी लेबर कार्ड बनता है वो लगभग अगर ई मित्र पे जाए तो वो 80 रुपए में या 50 रुपए में वो बन जाता है जी। और उसका बेनिफिट उस लेबर को होता है जो कि चिनाई का काम करता है। लेकिन मिडिल मैन के पास जैसे ही जाता है तो वो 300, 350, 500 रुपए उससे लेते हैं और वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पाता है। कारण ये हुआ कि जो मिडिल मैन आता है वो हर एक को लेबर बना देता है, वो चाहे खेत में काम करने वाला हो चाहे दुकान पे काम करने वाला हो, और उसको झूठे आश्वासन देके उसका लेबर कार्ड बना देता है और डिपार्टमेंट में जाके देखोगे तो लेबर कार्ड की फाइलों की अंबार लग जाती है। अच्छा। जबकि ये होता केवल चिनाई मिस्त्रियों के लिए है। तो वो चिनाई मिस्त्री भी रह जाता है और वो जो दूसरे जो लोग हैं वो 500 रुपए या 300 रुपए दे रहे हैं उनका भी मिसयूज हो जाता है। तो इस कारण से वो प्रॉपर नहीं जा पाता। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं। बहुत अच्छा। तो हमने अभी तो ग्रामीण महिलाओं की बात करी, अब ग्रामीण लड़कियों की बात करते हैं क्योंकि वो भी आपका सेकंड हाफ है जो कि टू एजुकेट एवरी गर्ल चाइल्ड। जी सर, जी सर। मुझे ये बताइए कि जो ग्रामीण लड़कियां हैं उनके लिए आप किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं? एक्चुअल में जो हम लोग जो काम करते हैं जैसे अलवर में तिजारा, किशनगढ़, उमरेन, रामगढ़, राजगढ़ जी, तो ये एरिया मेव डोमिनेंट एरिया है। अगर यहाँ 14 ब्लॉक्स हैं इसमें से 11 मतलब मेवात डोमिनेंट एरिया है और यहाँ पर बच्चियों का जो पढ़ने पढ़ाने का जो लेवल है वो बहुत वीक है, कम है। सरकार की योजना के अनुसार वो एनरोल तो सारे कर लेते हैं क्योंकि टीचर्स पे प्रेशर है कि हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। लेकिन स्कूल्स की कुछ चैलेंजेस हैं कि वहां पर टीचर नहीं है, गांव से स्कूल दूर है, अलवर शहर है जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ढानियों में बसा हुआ है, तो वो बच्चे वहां तक नहीं जा पाती। और पेरेंट्स को भी लगता है कि इनकी शादी करनी है तो ज्यादा नहीं पढ़ाना है। तो हम लोग उन बच्चियों के साथ काम करते हैं जो एनरोल्ड हो सकती हैं लेकिन इरेगुलर हैं, ड्रॉप आउट है, नेवर गोइंग है या वीक है। हम लोग उनको उसी जगह पे जो मोहल्ला पाठशाला बोलते हैं, हम लोग वो लर्निंग सेंटर्स उन्हीं के एरिया में जाके और वहां पर हम लोग उनको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ पढ़ाना मकसद नहीं है लेकिन जो कम्युनिटी के जो उनके पेरेंट्स या जो कम्युनिटी के बड़े बूढ़े हैं उनको ये इंश्योर कराते हैं कि बच्चियां स्कूल में होनी चाहिए। अगर बच्चियां पढ़ेंगी तो निश्चित है कि गांव, देश आगे, शहर आगे बढ़ेगा। एक बच्ची पढ़ने पे निश्चित है कि 2-3 परिवारों का शिक्षित वो करती है। तो फिर हम लोग उनको 5th क्लास तक लर्निंग सेंटर में पढ़ाते हैं और फिर उनको मेन स्ट्रीम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और उसका फॉलो अप करते हैं। तो आज जो 2012-13 से हम लोग ये सेंटर चला रहे हैं तो आज बच्चियां हायर एजुकेशन में भी पढ़ने गई हैं। बहुत अच्छा। और ये जो इतने सालों से आप कर रहे हैं, कुछ आप एग्जाम्पल दीजिए जो जब बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ करके और फिर अच्छे पोजीशन में चले गई हैं।
सरकार में या प्राइवेट सेक्टर में? जो 2012 में 13 में जो बच्चियां हम पढ़ा रहे थे, वो 10th 12th करने के बाद कम से कम 10 से 15 बच्चियों का तो एंड्रॉइड ऐसा है जो कि राजस्थान पुलिस में लगी है। अरे वाह। और कुछ ITI कर रही हैं, कुछ नर्सिंग में लगी हुई हैं, कुछ पटवारी बनी हैं, कुछ सेक्रेटरी बनी हैं। जो 12th लेवल के एग्जाम करके पास जो करी हैं बच्चियां, वो काफी बनी। और कई बच्चियां ऐसी हैं जो साइंस लेके जो अभी MBBS वगैरह भी कर रही हैं। तो इस तरह से काफी अच्छा अचीवमेंट रहा कि बच्चे एटलीस्ट पढ़ने लगी है और वो रोल मॉडल बनी है। एक बच्ची जो सेंटर में या गांव में पढ़ के पुलिस में लगी है, तो बाकी बच्चियों को भी क्रेज मिला है, वो भी पढ़ने पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करने लगे और पेरेंट्स भी उस पे ज्यादा ध्यान देने लगे। क्योंकि अगर एक बच्ची को अगर सक्सेस मिलेगा तो पूरे गांव में लोग, बाकी बच्चे भी कहेंगे ना कि मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही रिजल्ट है सर, वही एक रोल मॉडल होता है। और हम लोग उनको फिर एक गांव से दूसरे गांव में भी ले जाते हैं। इवन आप ये देखेंगे जो हमारे लर्निंग सेंटर्स जो 5th क्लास तक पढ़ाते हैं, जब गांव में 25, 26 जनवरी, 15 अगस्त जब बनते हैं, तो वहाँ गांव के सरपंच या जो हमारे CMC जो बनी होती है, उसके लोग हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ले जाते हैं। अच्छा। और वहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त को वो कंपटीशन कराते हैं कि भाई आप लोग जो 1 लाख रुपए सैलरी लेते हो, 50,000 लेते हो, 70,000 रुपए लेते हो, और हमारे लर्निंग सेंटर में 5,000 7,000 के जो टीचर्स होते हैं, आप इन बच्चियों का एकेडमिक लेवल और आप जो पढ़ाते हो उनका एकेडमिक लेवल लीजिए। और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बात करते हैं कि आप 5th क्लास के कोई भी बच्चा ले लो और हमारे बच्चों के साथ कंपटीशन करो। तब उनको टीचर्स को लगता है कि पढ़ने पढ़ाने का नजरिया इनका अच्छा है। बहुत अच्छा। तो मुझे ये बताइए, मैं बहुत बारी बोलता हूं लोगों से कि हमारा देश जो है इतना यंग पॉपुलेशन है, तो जो मिलेनियल्स हैं, जेन जी हैं, जिन्होंने कि इस दशक में काम करना शुरू करा, जो 96 के बाद पैदा हुए, दुनिया भर में उनकी एस्पिरेशन तो आप तो इतने सारे बच्चियों को देखते हैं, उन लोग सबके एस्पिरेशन क्या है कि मतलब वो भी गांव से बाहर निकल करके पूरे देश में जाएं, विदेश में जाएं, आगे बढ़ें? बिल्कुल। इसमें भी सर थोड़ा सा ये है कि जो मिलेनियल्स और जो जेड जो चेंज जो जनरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा अलग अलग एक विचारधारा है। कि जैसे अगर एजुकेशन की बात करें मिलेनियल्स टाइम में, तो उस समय 13% हुआ करता था जी, ठीक है। लेकिन अगर जेड जनरेशन की बात करें तो वो 21% तो बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन साथ ही साथ वैल्यूज को देखेंगे तो वैल्यूज 34% के लगभग इसमें रहा, लेकिन जेड जनरेशन में जाएंगे तो 32 रहा है। तो ये वाइसा वर्सा रहा है। अगर पेरेंट्स के फॉलोअर्स की बात करें तो मिलेनियल्स टाइम में करीबन 42% रहा है, लेकिन जेड वाले में जाएंगे तो 31-32% रह जाता है। तो नहीं कोई डाउट नहीं है कि जो जेड जो चेंजिंग है जो जनरेशन में, तो उसकी बहुत ज्यादा अभिलाषा है कि वो पढ़ लिख के बड़े शहरों में जाएं, विदेशों में जाएं, आगे जाएं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज जो छूट जाती है, जिसपे कि हम लोग फोकस करते हैं, कि वो अपने भारतीय कल्चर को जो वैल्यूज हैं वो भी कम से कम साथ लेके जाएं। अगर वो लेके नहीं जाएंगे तो निश्चित है जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और सवाल आपसे, उसके बाद में आप 2-3 सवाल आपसे पूछेंगे आपके बारे में। जी सर। ये जो बच्चे हैं, एंड मैं इस बारी मैं खाली गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड की बात नहीं कर रहा, उन जो इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, इनका किस सब्जेक्ट में ज्यादा मतलब रुचि है? टेक्नोलॉजी में है या और कोई सब्जेक्ट में है? नो डाउट टेक्नोलॉजी में तो है। टेक्नोलॉजी तो सब एडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक नया कॉन्सेप्ट है और सब लोगों को लगने लगता है। आप देखो, जब 2012 में या 8 में हम बात करें कि जब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बात करने लगे थे, लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेके, उस समय पे एंड्रॉयड फोन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता था, बहुत कम होता था। लेकिन अभी धीरे धीरे देखो, उसके इंटरेस्ट के चलते और मार्केट में अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर भी, तो अभी 80% महिलाओं के पास और बच्चियों के पास एंड्रॉयड फोन आने लगा है। और साथ ही साथ में इस चीज को वो देखने लगे। और दूसरा उनका फोकस है एक प्रेस्टिजियस मतलब सर्विस में जाने के लिए, एक रेस्पेक्टिव मतलब सर्विस में जावे। तो ज्यादातर जब बच्चियों से बात करते हैं तो उनका रुझान टीचर, नर्सिंग
या हायरार्की जो पोजीशंस वाली जॉब होते हैं उसमें जाने की बात करते हैं। लेकिन यूथ की जाने की जैसे ही बात करते हैं तो वो पुलिस में, मिलिट्री में या पटवारी या तहसीलदार इस तरह की जॉब में जाने की बात करते हैं। तो दोनों चीजें उनकी, दो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, टेक्नोलॉजी को समझना, टेक्नोलॉजी के साथ रहना, और दूसरा मतलब सर्विस में जाने की बात करते हैं। एक और यहाँ पर ये कमी आई है कि अभी वो लोग यूथ है जो किसानी से दूर हटने लगा है, तो खेती नहीं करना चाहता है, वो लोग जॉब करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर एक मिसबैलेंस होने की चांसेस रहते हैं इसमें। बहुत अच्छा। तो प्रदीप जी, मेरे पास अब टाइम है आपसे 2 या 3 सवाल आपके बारे में पूछने के लिए। जी सर, जी सर। सबसे पहला ये है कि मतलब आप इतना कहते हैं कि आप गिव बैक कर रहे हैं सोसाइटी को, इतना आप सेवा कर रहे हैं, सक्सेस की आपके लिए क्या परिभाषा है? सक्सेस सर ये है कि जब एक गांव का कोई विकास होता है और उस गांव में रहने वाले लोगों को एक लगता है कि अभी हमें जो गांव में कमियां थी वो कहीं ना कहीं पूर्ति होने लगी हैं। तो पहला तो वो है कि जब उनके चेहरे पे जो खुशी देखी जाती है, वो मेरा सबसे बड़ा एक सक्सेस है। कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हम लोग स्टार्टिंग, जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो हम 30-35 गांव में स्टार्ट करने लगे थे, लेकिन उतने गांव में हम सफलतापूर्वक नहीं जा पा रहे थे। तो फिर हमने मॉडल ग्राम पंचायत का परिभाषा दी, और मॉडल ग्राम पंचायत में जहां पर रोड, लाइट, पानी, स्कूल और कोई सुविधा नहीं थी, उस गांव में कंटिन्यूएशन काम करने के बाद सारी चीजें वहां डेवलप कर दी। स्कूल डेवलप कर दी, स्कूल में बाउंड्रियां बना दी, कच्ची झोपड़ियां थी उनको पक्का कर दिया, दूर दूर बिजनेस करने लगे, रोड आ गए। तो वो चीज देख के हमें सफलता, मतलब हमें सक्सेस होने लगा कि हमने ये काम स्टार्ट किया और वो सफल होने लगे। यानी एक तो ये थी कि दूसरों की खुशी देख के हमें खुद को सफलता मिलती है, और दूसरा सफलता ये है कि जब हम लोग किसी काम को अपने हाथों में लेते हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए, 100% उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और तीसरा जो मैं ये सोचता हूं कि हर दिन, आज जैसे आज का दिन अगर मैं रात को सोता हूं तो मानता हूं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए जब सुबह उठता हूं तो मुझे लगता है आज मुझे कुछ नया करना है। वो जरूरी नहीं हो पाएगा, लेकिन जो पूरे दिन रात को सोने के बाद दूसरे दिन जब जगता हूं तो मुझे लगता हूं कि आज मैं फिर फकीर हूं, मुझे कुछ ना कुछ नया करना है। बहुत अच्छा। तो ये 3 रूप से मैं हमेशा वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा अब आपसे आखिरी सवाल, तो ये मैं कई लोगों से पूछता हूं, ये सवाल है फेलियर पे। मैंने कई बार बोला है कि हमारे देश में या डेवलपिंग कंट्रीज में इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो ये अपने बच्चों को नहीं सिखाते इट इज ओके टू फेल। हमको हमेशा बोला जाता है फर्स्ट आओ, लाइन में सबसे आगे जाके खड़े हो जाओ, और वो हमारे माइंडसेट में बैठ जाता है। इसलिए हम लोग जब ट्रैफिक लाइट पर खड़े होते हैं सबसे आगे मेरी गाड़ी जानी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, फिर भी हम लोग फेल करते हैं, आगे चलते रहते हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं जब आपने कभी फेलियर का सामना किया है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि इस बात का मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा बच्चों को फर्स्ट आने की बात करते हैं जी, और वो स्कूल में जाएंगे तो भी कहेंगे कि फर्स्ट आना है। वो यहां तक कि भी उनको गाइड करते हैं कि रोड पे जाते हुए अगर कोई ओल्ड मैन मिलता है जिसको रोड क्रॉस नहीं करना है, आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। कोई सड़क पे अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, भूखा है, टिफिन है, तो उसको खिलाएंगे नहीं। आप रास्ते में जाते हुए किसी से बात नहीं करेंगे और किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी से नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उनका डाउट है, जो हो सकता है सही हो, लेकिन वो जो विचारधारा जब बच्चा, छोटा बच्चा जब लेके बड़ा होता है, 8वीं 10वीं में आता है, तब वो घर में एक इंस्टेंस देखने को मिलता है कि अगर पेरेंट्स बीमार भी हैं तो वो पेरेंट्स को बोलता है कि माँ मेरे को स्कूल जाना है क्योंकि मुझे फर्स्ट आना है, बीमार है आप खुद दिखा लो। तो वो वैल्यूज कहीं चेंज हुआ है। और फेल्योर में अपने आप को इस संदर्भ में मानता हूं कि हम लोग सोशल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे अवधारणा के रूप में, या मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं कि अलवर जिले का जी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो पानी के ऊपर काम हो, चाहे वो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसको बचाने की बात हो, चाहे अरावली को बचाने की बात हो, चाहे पानी को बचाने की बात हो, जो अलवर जिले की बात हो। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी हम लोग उसे नहीं बचा पाए। तो कहीं ना कहीं एक मन में टीस है, फेल्योर है
कि हम लोग सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन न तो अरावली का पत्थर बचा पाए हैं, अरावली की शाखाएं बचा पाए हैं, और न अलवर जिले में पानी को बचा पाए हैं, और न नेचुरल रिसोर्सेज जो पेड़ पौधे हैं उनको नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये मेरा जीवन की टीस है, मैं अपने आप को इसमें फेल्योर मानता हूँ, और कोशिश इसी में है कि आगे कैसे न कैसे इसे बचाया जाए। बहुत अच्छा प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, मतलब हजारों लोग आपका और मेरी बात सुनेंगे और आपकी बातों से सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड जो आप कर रहे हैं उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और चाहेंगे कि इस तरह की चीजें हमेशा चलती रहें, तो कोई ना कोई नया एक अवधारणा निकल के आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you for listening to the Brand Called You videocast and podcast, a platform that brings you knowledge, experience, and wisdom of hundreds of successful individuals from around the world. Do visit our website www.tbcy.in to watch and listen to the stories of many more individuals. You can also follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. Just search for the Brand Called You.